हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाश्चात्य राजनीति विचार, और उसमें भी कार्ल मार्क्स को देखेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स को हम लोग कुछ पढ़े हैं और कुछ बाकी है, उसको पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, मुख्य रूप से मेरा जो मकसद है, सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइड प्रोवाइड कराना, या फिर कह सकते हैं तो सहायता करने के लिए हमने यह काम स्टार्ट किया है। और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। समाज सेवी के रूप में क्या है कि प्रेजेंट कराई जा रही है, क्योंकि नीचे तबके के लोगों के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट कराई जाएगी। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। बोल रहा है, मार्क्स क्रांति की स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करता है, और कि परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन करने वाली ये क्रांतियाँ समाज के विकास में विशेष महत्व रखती है। ये पुरातन सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करती है, और इस प्रकार सामाजिक प्रगति के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों को हटाती है। निषेध का नियम भौतिक जगत के विकास की आम दशा तथा प्रवृत्ति का उद्घाटन करता है। एंगल्स के अनुसार, द्वंद्ववाद के अनुसार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा कायम रहे। हर चीज़ का आखिरी तौर पर निषेध होता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पुरानी चीज़ के नई में बदल जाने को उसका निषेध कहते हैं। निषेध का नियम यह सिद्धांत है कि विरोधी शक्तियों के टकराव से मूल चीज़ का निषेध हो जाता है, और जो नई चीज़ पैदा होती है वह उससे कहीं बढ़कर शक्तिशाली और उन्नत होती है। इन नियमों में से प्रथम विरोधी भाव के सामंजस्य का नियम है, जो यह बताता है कि आंतरिक विरोध द्वारा परिवर्तन की क्रिया किस प्रकार संचालित होती है। दूसरा नियम आंतरिक विरोध नियम है, जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि मात्रा परिवर्तन से गुण परिवर्तन कैसे होता है। तीसरा नियम हमें विकास की क्रिया के सोपान और उनका पारस्परिक संबंध बताता है। इसे हम निषेध वाला नियम कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है। आत्म तत्व की घोर उपेक्षा,
मार्क्स ने पदार्थ अथवा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रामाणिक माना है और आत्म तत्व की घोर उपेक्षा की है। किंतु इंद्रियों से न दिखाई देने पर भी हमें अपनी आत्मा की अनुमति इतनी प्रबलता से होती है कि इसको नहीं किया जा सकता। भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट एवं गूढ़। मार्क्स ने अपने ग्रंथों में भौतिकवाद की सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं की है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार गति करते हैं। वस्तुतः मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवाद अत्यंत ही रहस्यमय दिखाई देता है। इसलिए वेपर ने लिखा है कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। भौतिकवादी दर्शन मार्क्स का दर्शन अत्यंत भौतिकवादी है। उसका विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। आलोचकों के अनुसार केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में अधिक है। चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन मार्क्स चेतन तत्वों का स्रोत भी जड़ पदार्थों से मानता है, जबकि संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में कोई गति स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकती है। मार्क्स का उसे स्वयं गतिशील और विकासशील मानना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कपोल कल्पना। मार्क्स का यह विचार तर्कसंगत नहीं है कि सृष्टि में संपूर्ण विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों में स्वयमेव स्वाभाविक विकास होता है। इसमें किसी व्यक्ति को तब तक वाद प्रतिवाद और संवाद नजर नहीं आता जब तक कि उसने हीगल और मार्क्स के दर्शन को पढ़कर उसे समझ न लिया हो। द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास की प्रक्रिया केवल हीगल और मार्क्स के मस्तिष्क की कल्पना की है। क्रेयो हंट के अनुसार यद्यपि द्वंद्ववाद हमें मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन कराता है, लेकिन मार्क्स का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अनुसंधान करने के लिए यही एकमात्र पद्धति है। प्रमाणों के बजाय दृष्टांतों पर बल। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को पुष्ट करने के लिए केवल दृष्टांत दिए हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए हैं। यह कैसे मान लिया जाए कि भौतिक जगत में जो नियम काम करते हैं वही नियम उसी रूप में मानव समाज में भी लागू हो सकते हैं। मैक्स ईस्टमैन ने
द्वंद्व भौतिकवाद की आलोचना करते हुए लिखा है कि मार्क्स हीगल से छुटकारा नहीं पा सका। जैसा कि उसने सोचा था, संसार को अचेतन पदार्थ से निर्मित घोषित करके उसने पदार्थ में हीगल के परमेश्वर के तत्वों को ढूंढना प्रारंभ किया। इस प्रकार मार्क्स का दर्शन आदिम मनुष्य के जीवात्मा की पुनरावृत्ति है, जिसमें भौतिक पदार्थों और वृक्षों को मानवीय आदर्शों से अलंकृत किया जाता है। वस्तुतः मार्क्स हीगल के इस सिद्धांत के इतिहास की व्याख्या व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में परिपक्व करने में असफल रहा है। मार्क्स की रुचि अपने दयनीय या दलीय हितों में थे, जिससे कि वह इस सिद्धांत के आधार पर क्रांतिकारी सर्वहारा दल के लिए कार्यरीति निर्धारित कर सके। तथा इतिहास के अध्ययन के लिए मार्गदर्शन कर सके। ऐसा करने में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को केवल एक फॉर्मूला मात्र बना दिया और उसका यंत्रवत प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए किया। इन कठिनाइयों के कारण द्वंद्ववाद का सिद्धांत रहस्यपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट और कपोल कल्पना मात्र रह जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स उस नए समाज की स्थापना का तर्कपूर्ण औचित्य सिद्ध करना चाहता था, जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता था। गतिशीलता के आधार पर पूंजीवाद के नष्ट होने पर समाजवादी मार्ग की वह पुष्टि करता है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वह बतलाता है कि शोषण जब तक विशेष मंजिल तक पहुंचेगा, श्रमिक वर्ग की संख्या और शक्ति बढ़ेगी, तो श्रमिक क्रांति करेगा, न कि धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत करेगा। इस प्रकार वह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति की अनिवार्यता सिद्ध करता है। उसका इस सिद्धांत के आधार पर यह भी कहना है कि प्रत्येक पदार्थ में जिस तरह अंतर्निहित विरोध होते हैं, जैसे भी समाज में भी होते हैं, इस विरोधी शक्तियों के मध्य वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इस तरह पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज विद्यमान रहते हैं। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग धार्मिक रूढ़ियों और धर्माधिकारी सत्ताओं के आडंबरों के विरुद्ध भी किया। भौतिकवाद के इस सिद्धांत में समाज में धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को सुदृढ़ किया। लेनिन के शब्दों में मार्क्सवाद का दर्शन भौतिकवाद है। यूरोप के पूरे आधुनिक इतिहास में और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के अंदर, जहां हर प्रकार के मध्ययुगीन कचरे के विरुद्ध
संस्थाओं तथा विचारों में भूदासता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चलाया गया। भौतिकवाद एकमात्र ऐसा सुसंगत दर्शन सिद्ध हुआ है जो प्राकृतिक विज्ञानों की समस्त शिक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरा और अंधविश्वास पाखंड आदि का विरोधी निकला। स्वमूल्यांकन स्थित स्थानों की पूर्ति कीजिए। इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या। मार्क्सवादी विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयोग को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। इस सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं है और न ही उसका कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है। समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स के शब्दों में इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेनिन के शब्दों में मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिंतन की महान सिद्धि था। पहले इतिहास तथा राजनीति से संबंधित विचारों के क्षेत्र में जो गड़बड़ी और मनमानी फैली हुई थी उसके स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण तथा क्रमबद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना हुई जो बताता है कि किस प्रकार उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक जीवन की एक व्यवस्था में से एक दूसरी ओर उच्चतर व्यवस्था का विकास होता है। उदाहरण के लिए भूदास व्यवस्था में से किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होती है। वेपर के अनुसार इस सिद्धांत का प्रारंभ इस असाधारण सत्य से होता है कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बिना नहीं कर सकते, पर प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। अतः श्रम सामाजिक जीवन का आधार है और मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता है। श्रम और उत्पादक कार्यकलाप के बिना मानव जीवन की ही असंभव हो जाएगा। अतः भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य उपादान है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता यह मान्यता है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक
भूमिका निर्वाह करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषता यह मान्यता है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के लिए इतिहास की व्याख्या करते हुए कतिपय विद्वानों ने कहा कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों तथा सेनापतियों द्वारा हुआ है। कार्यालय जैसे विचारकों का मानना था कि इतिहास का निर्माण जूलियस सीजर, नेपोलियन, क्रामवेल जैसे महान नायक करते हैं। हीगल का मानना था कि महान विचारों ने मानव समाज का विकास किया है। मार्क्स ऐसे विद्वानों और इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिमाण मात्र समझा। मार्क्स के अभिमत में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित मार्क्स के अनुसार मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उसमें वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों के सूत्र में बंध जाते हैं। ये संबंध अनिवार्य होते हैं और इन पर उनका अपना कोई वश नहीं होता। इस या इन उत्पादन संबंधों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन शक्ति के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। इन उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और वही कानूनी तथा राजनीतिक अधिरचनाओं की असली आधारशिला का काम देती है। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आता है। जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा है तब पूंजीपति उद्योगपति का आविर्भाव होता है। जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तब इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों की उद्भावना की जाती है। 1848 में मार्क्स और एंगेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा कि बुर्जुआ या मध्य वर्ग के उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया। सामाजिक चेतना को ध्यान में रखते हुए मार्क्स कहता है कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और फिर सामाजिक संबंधों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। पर पुरानी व्यवस्था
के अंतर्गत कुछ सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का निर्माण होता है जो नई व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते हैं, पर चूंकि निहित स्वार्थ इन पर आँच नहीं आने देता है, इसलिए जो सामाजिक वर्ग पुरानी व्यवस्था को बेरियों से जकड़ा हुआ था, उसमें चेतना का उदय होता है। वह इन बेरियों को अचानक झटक कर उतार फेंकता है। इस तरह सामाजिक क्रांति से ही सामाजिक परिवर्तन का आविर्भाव होता है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास के नए को जन्म देती है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न दिखाई दे, अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है, क्योंकि वह विकास की चरम परिणति के निकट होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने निम्नलिखित 5 युगों में बांटा है: आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग तथा साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य कंदमूल फल का शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की इस स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर ही उसे खाते थे। उस समय पूर्ण समानता एवं पूर्ण स्वतंत्रता थी। न कोई लुटेरा था और न कोई शोषक। उन दिनों परिवार का जन्म नहीं हुआ था और संपूर्ण कबीला ही एक परिवार होता था, जिसमें बगैर किसी रिश्ते के सभी स्त्री पुरुष में समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। इस समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था। एंगेल्स के शब्दों में कबीलों की व्यवस्था की श्रेष्ठता यह थी कि उसमें शासकों और शासितों के लिए कोई स्थान नहीं होता था। आगे चलकर प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना सीखा। पौधे उगाना खेती की तरह पहला कदम था। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए और दूसरी तरफ कबीले से या में लड़ाई शुरू हो गई। एक तो नए कामों में पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उस पर लड़ाई की मांग पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था। अब पहले से अधिक काल की ज़रूरत पड़ने लगी। कबीलों में आपस में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन लड़ाइयों ने काम करने वालों की कमी को पूरा किया। अब हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य के बंटवारे ने समाज को ही बांट दिया। समाज 2 वर्गों में बंट गया, मालिक और दास। अब समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता है। दास युग, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी। इसके पश्चात व्यवस्था बदली और दास युग प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ व्यक्तिक संपत्ति का श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन भी प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर
शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे। वह अपना समय आमोद प्रमोद विद्या कला तथा राजनीति आदि में बिताने लगे। आदिम वर्गहीन समाज और स्वतंत्र नागरिकों और दासों के दो वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था जैसे मकान, जमीन या जानवर पर। दास युग में आदमी पशुओं की तरह बिका करते थे। दास की पत्नी व बच्चे भी मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की ज़्यादा, इसलिए मालिकों को डर रहता था कि कभी दास विद्रोह करके उनको नष्ट कर दे। अतः उन्होंने दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सत्ता, कानून, पुलिस, जेल को जन्म दिया। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन यूनान के नगर राज्य में देखने को मिलता है। सामंती युग। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे, क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था। अतः उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। किसान दास तो न थे, किंतु पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं थे। उन्हें इसी शर्त पर दास स्थिति से मुक्त किया गया कि वे स्वामी के जमीन जोतेंगे और इसके बदले उन्हें एक फसल का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा। उन्हें मालिक की जमीन छोड़कर जाने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह से उसे जमीन का टुकड़ा देकर सामंत अधिकांश समय अपनी जमीन पर काम करवाकर उसका शोषण करने लगा। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बंट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे, लेकिन सामंती व्यवस्था में किसान को खेती करने के बाद काफ़ी समय मिल जाता था। ऐसी स्थिति में करघे व दस्तकारी की चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिनकी मदद से किसान अपनी ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें बनाने लगा। पहले इससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, बाद में इनका आदान प्रदान भी शुरू हो गया है और अब वस्तुएं आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए होने लगी। इस प्रक्रिया ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो एक व्यक्ति से चीज़ें खरीद कर दूसरे व्यक्ति को दे देता था। यह वर्ग व्यापारी वर्ग कहलाया। धीरे धीरे इस वर्ग के पास पैसा इकट्ठा होता गया और वह प्रतिदिन विकसित होते हुए कल करघे का मालिक भी बन गया। मशीन का आविष्कार होने पर सामंती समाज पूंजीवादी समाज में बदल गया। पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग उत्पादन के नए साधन मशीन ने उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में ही एक महान परिवर्तन का नाम है। पूंजीवाद में उत्पादन साधन महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को न तो ये साधन सुलभ थे और न वे अपने पुराने हस्त कौशल वाले रोजगार को ही चला सकते थे। मजबूर होकर उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ा। इस युग में मजदूर भी अन्य सामान की भांति खरीदे और बेचे जाने लगे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसे
दूसरे रूप में अस्थायी बनाया है और वेतनभोगी वेतन पाने वाला दास बन जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्य वर्ग का उदय होता है, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रहकर इन दोनों परस्पर विरोधी वर्गों से में सीधे संघर्ष नहीं होने देता, पर समय बीतने पर यह मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग की भांति ही बन जाता है। फलतः पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास एक दूसरे के विरुद्ध घोर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता है। इस युद्ध का अंत तभी होता है जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूपेण नाश हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीच छिपाए है। मार्क्स का कहना था कि समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक होती है, ये पूंजीवादी समाज के ही गर्भ में छिपी रहती है। स्वभावतः पूंजीवाद में अव्यवस्था रहती है। पूंजीवाद का परिणाम होता है मांग से अधिक पूर्ति, जरूरत से अधिक उत्पादन, बाजार का माल से पट जाना, व्यापारिक संकट, बेरोजगारी, कम रोजगार और गलत रोजगार। इसके पश्चात निजी पूंजी के स्थान पर धीरे धीरे संयुक्त कंपनियां और ट्रस्ट कायम हो जाते हैं और बाद में एकाधिकार पूंजी और वित्त पूंजी का बोलबाला हो जाता है। यह स्थिति पूंजीवादी की चरम सीमा है और यही से पूंजीवाद का पतन होने लगता है। पूंजीवाद के पतन के बाद सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होती है। मार्क्स के शब्दों में पूंजी का अधिकाधिक केंद्रीकरण होता है। भूमि को उत्तरोत्तर अधिक सुनियोजित ढंग से जोता बोया जाता है। श्रम के औजार ऐसे औजारों में बदले जाते हैं जिनका केवल सामूहिक ढंग से ही उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन के साधनों का संयुक्त सामाजिककृत श्रम के साधनों के रूप में उपयोग करके हर प्रकार के उत्पादन के साधनों का मितव्ययिता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सभी कौमें संसार व्यापी मंडी के जाल में फंस जाती है और इसलिए पूंजीवादी शासन का स्वरूप अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जाता है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्त सुविधाओं पर जो लोग जबरदस्ती अपना एकाधिकार कायम कर लेते हैं, पूंजी के उन बड़े बड़े स्वामियों की संख्या यदि एक ओर बराबर घटती जाती है तो दूसरी ओर गरीबी, अत्याचार, गुलामी, पतन और शोषण में लगातार वृद्धि होती जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मजदूर वर्ग का विद्रोह भी अधिकाधिक तीव्र होता जाता है। यह वर्ग संख्या में बराबर बढ़ता जाता है। उत्पादन प्रक्रिया का यंत्र ही उसे अधिकाधिक अनुशासनबद्ध, एकजुट और संगठित करता जाता है। पूंजी का एकाधिकार उत्पादन की उस पद्धति के लिए एक बंधन बन जाता है जो इस एकाधिकार के साथ साथ और उसके अंतर्गत जन्मी है और फूली फली है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समीकरण अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे अपने पूंजीवादी खोल के भीतर नहीं रह सकते। खोल फाड़ दिया जाता है। पूंजीवादी निजी संपत्ति की मौत की घंटी बज उठती है।
संपत्ति हरण करने वालों का संपत्ति हरण हो जाता है। साम्यवादी युग। साम्यवादी युग पूंजीवादी व्यवस्था सरबराह के शोषण पर आधारित है, और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मजदूर को अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है, तो वह इसके खिलाफ लाल झंडा उठाकर बगावत कर देता है और पूंजीपति वर्ग एवं इसके शासन को उखाड़ फेंकता है। इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। किंतु इस अवस्था से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसमें कि सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा तथा उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाएगा। इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी युग के 2 लक्षण बतलाए हैं। यह समाज अंततोगत्वा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा। इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। उत्पादकीय शक्तियाँ। उत्पादन के आदिम साधन समाज का सामूहिक स्वामित्व, उत्पादकीय संबंध एवं समाज का स्वरूप। आदिम साम्यवादी युग वर्ग विहीन। उत्पादन के साधन दास, दास पर स्वामी का स्वामित्व, दास एवं दास स्वामी। उत्पादन के साधन किसान एवं भूमि सामंत का इन पर निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधन विकास एवं भूमि सामंत का इन पर निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधन मशीन पूंजीपति का स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। दास युग दास स्वामी। सामंतवादी युग अर्धदास या किसान भूस्वामी। पूंजीवादी युग श्रमिक पूंजीपति। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। साम्यवादी युग के वर्ग विहीन। पर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि उत्पादकीय शक्तियाँ उत्पादकीय संबंधों का निर्माण करती है, और जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन होते हैं तब परिणाम स्वरूप उत्पादकीय संबंधों में समाज की रचना के रूप में भी परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक प्रकार की उत्पादकीय शक्तियों के अनुकूल विशिष्ट प्रकार की समाज व्यवस्था एवं वर्ग व्यवस्था रहती है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के निष्कर्ष। मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। प्रकृति के विकास के नियमों की तरह कि समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते और न ही संयोगवश होते हैं, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होते। किसी राष्ट्र या समाज से विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त थे। जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन होता है तब उत्पादकीय संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है।
वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है और दास युग से लेकर सर्वहारा के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य है। लेकिन साम्यवादी युग की स्थापना से वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को 5 मुख्य युगों में बांटा गया। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अनिवार्यता व्यक्त करता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या और आलोचना मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की पूंजीवाद के समर्थकों द्वारा निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है। आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रांड रसेल के शब्दों में राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती है। आर्थिक आधार पर ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता है और यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। क्रिस्टोफर लॉयड के मतानुसार इतिहास की आर्थिक व्याख्या रोम के पतन और अभी अभी हुए युद्धों के विस्फोट को नहीं समझ सकती। इतनी यांत्रिक है कि मनोवैज्ञानिक आंदोलनों तथा राष्ट्रीयता के विकास को नहीं समझा सकती। यह इतनी भौतिकवादी है कि इससे मस्तिष्क पर आदर्शों के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। यह संयोग ही था कि न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरते देखा और इसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत का विकास किया। यदि गौतम बुद्ध सड़क पर अचानक बूढ़े, बीमार और मृत व्यक्ति को न देखते तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। यदि जर्मन और रूसी सरकारें 1917 में लेनिन के रूस आने की अनुमति न देती तो रूस में बोल्शेविक क्रांति इतनी शीघ्र न होती। यदि 1991 में गोर्बाचेव को बंदी नहीं बनाया जाता
तो सोवियत संघ से साम्यवाद का पतन इतना शीघ्र नहीं होता। इस प्रकार संयोग से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि मार्क्स के संयोग तत्व की उपेक्षा की है। धर्म की उपेक्षा। मार्क्स ने परिवर्तन लाने वाले तत्वों में धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है, जबकि मानव इतिहास में धर्म एक प्रभावक तत्व रहा है। यूरोप में लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। आज भी पश्चिमी एशिया की राजनीति को धर्म के बिना नहीं समझा जा सकता है। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं है। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं। मार्क्स यह मानता है कि आर्थिक कारण ही राजनीतिक सत्ता का मूल है। वस्तुतः सर्वत्र राजनीतिक सत्ता का मूल आर्थिक कारण नहीं होते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस की राजनीतिक सत्ता सैनिक शक्ति से प्राप्त की, न कि किसी आर्थिक कारण से। इतिहास की अवैज्ञानिक व्यवस्था। मार्क्स ने इतिहास की वैज्ञानिक व तर्कसंगत व्याख्या नहीं की है। उसने अपने सिद्धांत को प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया। उसने इतिहास के वैज्ञानिक तर्कसंगत अनुशीलन से पूर्व ही हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर कल्पना कर ली कि पूंजीवाद अपने विनाश की ओर उन्मुख है। उसने पूर्वाग्रहों से इतिहास का अध्ययन करके उसके नियम ढूंढने का प्रयत्न किया। मानवीय चेतना एवं सृजनात्मक कौशल की उपेक्षा। मार्क्स का विचार है कि जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन आते हैं, तब उत्पादकीय संबंधों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम यह पूछ सकते हैं कि उत्पादकीय शक्तियों से परिवर्तन क्यों आते हैं। एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली बदलकर दूसरे प्रकार की उत्पादन प्रणाली का रूप धारण कर लेती है। क्या उत्पादकीय शक्तियाँ जीवमान शक्तियाँ जो शोध्यता के लिए हुए इतिहास का नेतृत्व करती है। मार्क्स का संभवतः उत्तर इतना ही है कि पदार्थ गतिशील तत्व है और गतिशीलता के प्रवाह में भौतिक शक्तियाँ स्वतः परिवर्तित होती है। इस व्याख्या को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि हमें मानवीय बुद्धि, आविष्कार कौशल और विवेकपूर्ण नियोजन शक्ति का गतिशील पदार्थ के नाम पर परित्याग करना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि उत्पादकीय शक्तियों में मनुष्य सचेतन रूप से अपनी रचनात्मक बुद्धि, उद्यम और आविष्कार कौशल का योगदान देकर उनमें परिवर्तन लाता है। यह मनुष्य की चेतना है जो अचेतन उत्पादकीय शक्तियों का निर्माण करती है, उन्हें विकसित और परिवर्तित करती है। इतिहास की धारा का साम्यवादी युग में आकर रुक जाना। इतिहास की भौतिक व्याख्या से मार्क्स यह सिद्ध करता है कि साम्यवाद विकास की अंतिम अवस्था है, लेकिन साम्यवाद की स्थिति तक पहुंचकर गतिशील भौतिक तत्व अपनी गतिशीलता क्यों छोड़ देता है? क्या उसके आगे विकास संभव नहीं है? ऐसा लगता है कि मार्क्स का भौतिक तत्व शोध्यता लिए हुए अपने साम्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के साथ रुक जाता है। यह मार्क्सवाद की वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत जाने वाला निष्कर्ष है। सारांश। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिएर नगर के वकील हेनरिक मार्क्स के घर कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। उनका पूरा परिवार यहूदी था। कार्ल के दादा और ताऊ यहूदियों के पुरोहित थे। उनकी माँ हॉलैंड के उस प्रेस वर्ग परिवार से थी
जिसके यहाँ भी यहूदियों की पुरोहिताई का काम होता रहा था। इतना होते हुए भी मार्क्स के परिवार में धार्मिक कट्टरता कतई नहीं थी। 1835 में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद कार्ल ने उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। कार्ल के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, अतः बोन कानून उसके अध्ययन का विषय था। इसके अलावा उनका दूसरा विषय था अर्थशास्त्र, किंतु कानून के अध्ययन में उसकी रुचि नहीं थी और कार्ल वकील बनना भी नहीं चाहते थे। साल भर बोन में पढ़ने के बाद कार्ल अपनी अगली पढ़ाई के लिए बर्लिन पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने को जी जान से पढ़ाई में लगा दिया। वे विश्वविद्यालय में दर्शन और इतिहास पर आयोजित व्याख्यानों का तो लाभ उठा ही रहे थे, साथ ही साथ कला और साहित्य का अध्ययन भी करने लगे। बीच बीच में समय निकालकर अंग्रेजी और इटालियन भाषा सीखने का काम भी जारी था। मार्क्स को इस बात का पूर्वाभास था कि प्रशा की राजधानी के विश्वविद्यालय में उनके शोध प्रबंध का वस्तुगत वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसे येना विश्वविद्यालय में भेजा और अप्रैल 1841 में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरी की डिग्री पाई। विश्वविद्यालय की व्याख्यान पीठिका नहीं, बल्कि समाचार पत्र वह मंच बना जिसका उपयोग मार्क्स ने जर्मनी में प्रतिगामी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया। 1842 के वसंत में उन्होंने राइन समाचार पत्र में नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने अखबार में कुछ ऐसी सामग्री भी छापी जिसने प्रशा सरकार की नींद हराम कर दी। प्रशा सरकार ने अखबार पर अपना सेंसर करा कर दिया और जनवरी 1843 से उसे बंद कर दिया जाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जून 1843 में जेनी से उनका विवाह हो गया। इन्हीं दिनों उन्हें पेरिस के अर्नाल्ड रूगे का प्रस्ताव मिला कि वे पेरिस से निकाले जाने वाले जर्मन फ्रांस वार्षिकी का संपादन कार्य स्वीकार करें। मार्क्स ने इस आकर्षक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और जेनी के साथ पेरिस पहुंच गए। पेरिस में उन दिनों काफ़ी मजदूर हलचलें हो रही थी और कई गुप्त संगठन काम कर रहे थे। मार्क्स का भी इस संगठनों से संबंध कायम हुआ, जिससे उनका उस वक्त के अनेक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजवादियों से परिचय हुआ। वह फ्रांसीसी समाजवादियों और कम्युनिस्टों लुई ब्लाम, एतएन कावे, पिएर लेरू तथा पिएर जोजेफ फूदो से भी परिचित हुए। महान जर्मन कवि हेनरिक हाइके के साथ उनका मित्रता का नाता बना। पेरिस में मार्क्स रूपी राजनीतिक नेताओं मिखाइल बाकुनिन, वसीली बोल्किन आदि से भी मिले। 1844 में मार्क्स का परिचय जर्मन फ्रांस वार्षिकी में लेख लिखने वाले जर्मनवासी किंतु मैनचेस्टर में व्यापार करने वाले फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। यह परिचय शीघ्र ही घनिष्ठ मित्रता में परिणत हो गया। दोनों के बीच इतनी जबरदस्त वैचारिक सहमति पैदा हो गई कि आगे चलकर सर्वहारा वर्ग का पक्षधर एक दूसरा या एक पूरा दर्शन खड़ा हो सका। स्तेपानोवा के शब्दों में, पेरिस में मार्क्स और एंगेल्स की ऐतिहासिक भेंट के साथ उनकी अनुपम मैत्री का उन दो युग पुरुषों के
बंधन का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने मजदूर वर्ग को विज्ञान सम्मत क्रांतिकारी सिद्धांत से लैस किया और सर्वहारा पार्टी की रणनीति और कार्यनीति की नींव रखी। लंदन में मार्क्स ने आर्थिक तंगी में भयंकर कठिनाइयों और कष्टों के दिन गुजारे। उसके पास मकान का किराया चुकाने को ही पैसे नहीं थे। एक बार तो मकान किराया न चुकाए जाने पर मकान मालकिन अदालती कारिंदों के साथ आ धमकी और किराए के बदले घर का सामान कुर्क करवाने लग गई थी। इस कुर्की से में दूसरे सामान के अलावा बच्चों के पालने और खिलौने तक कुर्क कर लिए गए थे। कई बार मार्क्स स्वयं भूखा रहता था ताकि बच्चों को हृदय विदारक दरिद्रता का पर प्रकाश पड़ता है। जेनी ने लिखा, एक बार जब मार्क्स घर पर नहीं थे, मकान मालकिन आ धमकी और तुरंत किराया अदा करने की मांग करने लगी। पैसे तो थे नहीं, सो 2 अदालती कारिंदे आए और मेरे नन्हे मुन्ने के पालने और बच्चियों के सबसे अच्छे खिलौने तक। बच्चियां आंसू बहाती पास ही खड़ी थी। यह मत सोचिए कि जीवन की इन छोटी छोटी बातों की परेशानियों से मेरा धीरज टूट गया है। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे संघर्ष में हम अकेले नहीं। मेरे ऊपर तो भाग्य कृपावान है। मैं थोड़े से सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे जीवन का सहारा है। भयानक से भयानक क्षणों में भी उन्होंने भविष्य में विश्वास नहीं खोया है और सदा हंसमुख और जिंदा दिल रहे हैं। 1850 में उनका बेटा गिब्दोचल वसा, जो एक जबरदस्त धक्का था। 1852 में उनकी साल भर की बेटी फ्रांसिस्का की मृत्यु हो गई। अपनी प्यारी नन्ही बेटी को कफन में लिपटाने के लिए जेनी को एक फ्रैंक पड़ोसी से उधार मांगना पड़ा। मार्क्स बच्चों के लिए उनके जीते जी न तो उनको जीने का सामान जुटा पा रहे थे और न मरने पर मौत का। एक पिता के रूप में मार्क्स की यह हृदय विदारक सफलता थी। दिसंबर 1964 में लंदन में पहला इंटरनेशनल हुआ। इसमें कई देशों के मजदूर नेताओं ने भाग लिया। मार्क्स इसमें जर्मन मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित हुआ। पहले इंटरनेशनल का संविधान बनाने में मार्क्स की प्रमुख भूमिका रही थी। इन्हीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति लिंकन ने गुलामी की प्रथा को समाप्त किया। तब इंग्लैंड के मजदूरों की ओर से उनके नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव भेजा गया। यह प्रस्ताव मार्क्स ने ही तैयार किया था, जिसे पढ़कर लिंकन काफ़ी प्रभावित हुए थे। मार्क्स को कैपिटल के प्रकाशन से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बाजार में पुस्तक की कोई खास बिक्री नहीं हुई। जर्मन अखबारों में भी पुस्तक के कोई खास रिव्यू प्रकाशित नहीं हुए। मार्क्स को इसने क्या रॉयल्टी लिखी होगी, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। शारीरिक रूप से मार्क्स पूरे टूट चुके थे। लगातार बीमारियों की वजह से उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही थी। अतः उन्होंने तय किया कि कैपिटल के अन्य हिस्से पूरे करने का काम एंगेल्स के हवाले कर दिया जाए। मार्क्स के निधन के बाद एंगेल्स अपना सारा कामधाम छोड़कर इन किताबों में लग गए। पूरा खंड मार्क्स के निधन के बाद 1885 में तथा तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि इन्हें मार्क्स ने तैयार नहीं किया। इन खंडों ने
सिद्ध कर दिया कि मार्क्स और एंगेल्स एक ही दृष्टि से सोचते थे और दोनों वैचारिक रूप से एक दूसरे के हिस्से थे। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक अभाव ने मार्क्स के जिस्म को तोड़ दिया था। उनके फेफड़े में फोड़ा हो गया। दवाओं का शरीर पर असर होना बंद हो गया। 14 मार्च 1883 को उनका निधन हो गया। उन्हें अपनी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया। एंगल्स ने मार्क्स की मौत को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान बताया। इस त्रासदी के बारे में उसने लिखा, मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई है और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से। एंगेल्स के साथ मिलकर उन्होंने पवित्र परिवार, जर्मन विचारधारा तथा साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा। मार्क्स के डायरेक्ट पीएचडी शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्रेट्स और एपिक्यूर्स के प्राकृतिक दर्शनों में भेद। डेमोक्रेट्स का दर्शन भौतिकवादी था, जिससे मार्क्स बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कार्ल मार्क्स आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक है जिसने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के वैज्ञानिक नियमों की खोज भी की है। मार्क्स का अमर ग्रंथ कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समस्त समाजवादी विचारों की खान माने जाते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद को प्रायः सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। मार्क्स से पूर्व अनेक अंग्रेज तथा फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे। इनमें मुख्य थे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, प्रूदो, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लॉक आदि। रॉबर्ट ओवेन का विचार था कि नई औद्योगिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय सहयोगात्मक होनी चाहिए। सेंट साइमन वर्ग सिद्धांत का समर्थक था। फ्रूदो ने यह प्रतिपादित किया कि सारी संपत्ति चोरी है। कार्ल मार्क्स ने इन सब विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहकर पुकारा है। दास कैपिटल के पहले खंड के अध्याय 32 में, जिसका शीर्षक है पूंजीवादी संचय की ऐतिहासिक प्रवृत्ति, मार्क्स ने वे निष्कर्ष सूत्रबद्ध किए हैं जिन पर वह पूंजीवादी समाज के विकास के आर्थिक नियम की खोज के फलस्वरूप पहुँचे थे। अकाट तर्क देते हुए मार्क्स ने यह प्रमाणित किया कि पूंजीवाद स्वयं अपने विकास की प्रक्रिया में समाजवाद के लिए भौतिक पूर्वाधार बनता है और उस सामाजिक शक्ति को जन्म देता है जो पूंजीवाद का दफन करेगी और अधिक प्रगतिशील समाजवादी उत्पादन पद्धति का सृजन करेगी। जोर के शब्दों में, मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया है, वरन उन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन भी किया है जिसके माध्यम से इन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स का दर्शन अत्यंत ही विराट तथा सुसंबद्ध है। कैपिटल के अनुसार क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आर्थिक व्याख्या पर, यह व्याख्या हीगल के द्वंद्ववादी भौतिकवादी विचारधारा पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। रूसी विद्वान बी एफ वासुदेव
के शब्दों में मार्क्स के द्वंद्ववाद का विचार हीगल से तथा भौतिकवाद का विचार फायरबक्स से ग्रहण किया और उनका शुद्धिकरण तथा स्वयं करके अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निर्माण किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल के द्वंद्ववाद का मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। स्वयं मार्क्स ने कहा है, मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उनकी उल्टा है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार की सृजन करता है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियमय रूप मात्र है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूपों में बदल जाता है। एंगेल्स ने द्वंद्ववाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि द्वंद्ववाद मानव समाज तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था। उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता था, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं, भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी है तथा उसकी प्रकृति भौतिक है, आत्मिक नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है। वह अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वतः विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है और इसमें, जैसा कि हीगल ने कहा है, वाद प्रतिवाद और संवाद की त्रयी को लेकर आगे चलता है तथा भौतिक विकास का पथ प्रशस्त करता जाता है। मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल तथा अपरिवर्तनशील नियम कहा है। शब्दकोश पदलोलुपता, पद के प्रति लालच होना, दृष्टांत, उदाहरण, अभ्यास और आगे हम लोग फिर देखेंगे।